Hello guys, this is Keval Patil. Welcomes you to the Finite Element Analysis World. हमने FEM में लास्ट वीडियो में जो ट्रायंगल के CST एलिमेंट के सम थे वो देखे थे. अभी हम एक नया कॉन्सेप्ट चालू करने वाले हैं. उसका नाम है नेचुरल और इंट्रिंसिक कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन. ऑलराइट, सो ये होता क्या है? सो फर्स्ट थिंग इज ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसके रिलेटेड एक सम और डेरिवेशन पार्ट आपके एग्जाम में आता ही है. दैट्स व्हाई इट इज इम्पॉर्टेंट और आपको करना ही है. मतलब इट्स लाइक नो अदर वे, यू हैव टू डू इट. यू डोंट हैव एनी अदर वे. आपको एक करना ही है. आपको एक प्रॉब्लम और डेरिवेशन, और दोनों एक प्रॉब्लम एंड डेरिवेशन भी कभी कभी पूछते हैं. ठीक है. सो फर्स्ट थिंग इज, देखो अभी तक हमने जो देखा है, अभी तक हमने क्या देखा है? सो एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट देखे हैं, लाइक कार्टेशियन सिस्टम देखा है. अभी तक हमने जो भी देखा है वो कार्टेशियन सिस्टम देखा है. मीन्स क्या है कि देखो ये जो हमने 3 नोडेड ट्रायंगुलर एलिमेंट देखा था, तो ये जो ए बी सी और 1 2 3 नोड है, उसके लिए जो कोऑर्डिनेट्स थे वो क्या था? x1 y1 x2 y2 x3 y3 थे. एम आई राइट? तो ये जो सिस्टम है एक्स एंड वाई की जो सिस्टम है उसको हम बोलते हैं कार्टेशियन और ग्लोबल कोऑर्डिनेट सिस्टम. क्या बोलते हैं? कार्टेशियन और ग्लोबल कोऑर्डिनेट सिस्टम. ओके. तो इस ट्रायंगुलर एलिमेंट के लिए हमने x1 x2 y2 एंड x3 y3 ये जो सिस्टम यूज़ की थी वो ग्लोबल कोऑर्डिनेट सिस्टम थी. ओके. देखो सो और हमने यहाँ से ये जो पायलट फंक्शन और शेप फंक्शन जो डिराइव किए थे, यहाँ भी x एंड y है, x एंड y है, x एंड y है. मतलब जो सिस्टम हमने यूज़ किए है उसमें सिर्फ x एंड y कोऑर्डिनेट है. ये x एंड y कोऑर्डिनेट है, उसको हम क्या बोलेंगे? ग्लोबल और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, GCS भी बोलते हैं, ग्लोबल कोऑर्डिनेट सिस्टम. ओके. तो ये हो गई ग्लोबल. तो भाई अभी हम हमारे पास एक सिस्टम है पहले से, तो हमें दूसरे की तरफ क्यों जाना है? तो हमने देखा था कि शेप फंक्शन ऑफ ट्रायंगुलर एलिमेंट, जो अभी ये देखे हमने, इसका डेरिवेशन देखा था. हमने क्वाड्रिलेटरल के लिए और रेक्टेंगुलर के लिए भी डेरिवेशन देखा था. लेकिन क्या हो जाता है, जैसे जैसे आप क्यूबिक एलिमेंट लोगे, जैसे जैसे क्यूबिक एलिमेंट लेगा, क्योंकि अभी जो हमने एलिमेंट लिए थे, अभी जो हमने देखो ये एलिमेंट लिए थे, ये कौन सा है? लीनियर एलिमेंट है. ओके. सो ये देखो यहाँ पे बीच में कोई भी पॉइंट नहीं है. मतलब ये एक लीनियर एलिमेंट है, ये एक लीनियर एलिमेंट है, ये एक लीनियर, 3 लीनियर एलिमेंट है. जब ये एलिमेंट क्वाड्रेटिक बन जाएंगे, ओके, और क्यूबिक बन जाएंगे, दैट टाइम प्रॉब्लम होता है. जब एलिमेंट क्वाड्रेटिक बन गया मतलब क्या होगा? इसके बीच में और एक नोड आ गया, इसके बीच में और एक नोड आ गया, इसके बीच में, यहाँ पर 3 नोड आ जाएंगे तो हम उसको क्वाड्रेटिक एलिमेंट बोलेंगे. ओके. और क्यूबिक बन जाएंगे तब क्या हो जाएगा? यहाँ पर हमें प्रॉब्लम हो जाता है. तो ये जो डेरिवेशन हमने देखा था ट्रायंगुलर एलिमेंट का विथ क्यूबिक नोड और क्वाड्रेटिक नोड, बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है. सो दैट्स वाई हमें नीड किसकी है? सो वी नीड नेचुरल कोऑर्डिनेट सिस्टम. सो नेचुरल कोऑर्डिनेट सिस्टम में जब आपका हायर ऑर्डर रहता है, हायर ऑर्डर पॉलिनोमियल आप कंसिडर करते हैं, ओके, तो उसका जो अप्रॉक्सीमेशन सॉल्यूशन होता है और यू कैन से फाइंडिंग ऑफ शेप फंक्शन होता है, वो इजीली हो जाता है. सो नेचुरल इंट्रिंसिक कोऑर्डिनेट सिस्टम हम क्यों इंट्रोड्यूस कर रहे हैं? क्योंकि ग्लोबल और कार्टेशियन है, उसमें जब हायर ऑर्डर आ जाता है, जैसे क्वाड्रेटिक एलिमेंट आ जाता है, क्यूबिक एलिमेंट आ जाता है, तो बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है टू फाइंड द शेप फंक्शन, और डेरिवेशन पार्ट बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. इसलिए हम क्या कर रहे हैं? नेचुरल और इंट्रिंसिक कोऑर्डिनेट सिस्टम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं. ओके. तो इसका यूज क्या है और क्यों आ रही है वो तो समझ आ गया. ओके. देन अभी देखो, तो ये क्या कर देती है? हमारी जो प्रोसीजर है शेप फंक्शन फाइंड करने की, वो क्या कर देती है? सिंपल कर देती है. ये कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या करती है? हमारी प्रोसीजर है वो क्या करती है? सिंपल कर देती है. ओके. सो हमें क्या करना है बेसिकली? ये जो नेचुरल ग्लोबल एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, उसको एक थर्ड और दूसरे कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट करना है. हम उस कोऑर्डिनेट्स को क्या बोलेंगे? नेचुरल कोऑर्डिनेट सिस्टम. यहाँ पे हम एक्स वाई यूज करते थे, यहाँ हम जीटा यूज करेंगे. ओके. सो जीटा अभी सिस्टम क्या है और उसको मैप कैसे करना है, मतलब इस कोऑर्डिनेट सिस्टम से इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में मूव कैसे होना है, पहले मैं बता देता हूँ. ग्लोबल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम क्या करते थे, बाद में हम चलेंगे नेचुरल कोऑर्डिनेट सिस्टम में. ग्लोबल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम क्या करते हैं? कोई तो ऐसे एक आप बेस ले लो, आप यहाँ पे ले लो, 1 पे ले लो, किधर भी ले लो, आप एक बेस ले लेते हो. ओके. अभी यहाँ पर एक एलिमेंट है, वो 1 एलिमेंट है. ओके. सो ये
लीनियर एलिमेंट है, राइट, ओनली 2 नोड्स इट इज हैविंग। सो जो 1 है उसके कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, तो यहाँ से यहाँ तक x1, राइट, 2 का क्या रहेगा x2, ये p जो पॉइंट है, कोई भी एक p पॉइंट ले लिया तो उसका डिस्टेंस क्या है, x है। तो ये जो हम नेचुरल कोऑर्डिनेट ग्लोबल कोऑर्डिनेट देखते हैं और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट देते हैं, यहाँ पर हम कोई तो एक बेस लाइन लेते हैं और यहाँ से हम क्या करते हैं, हर एक पॉइंट जो भी पॉइंट रहेगा, नोड रहेगा, उसके डिस्टेंस फाइंड करते हैं। ओके, अभी ये लाइन आप अगर 1 नोड पे ले लोगे तो आपका जो x1 है वो कितना बन जाएगा, 0, ठीक है। x2 क्या बन जाएगा, जो इसका लेंथ है, जो इस एलिमेंट का लेंथ है वो x2 बन जाएगा, और ये अगेन x बन जाएगा, यहाँ से यहाँ तक आपका x। आप ये जो लाइन है, रेफरेंस लाइन है, वो आप किधर भी मूव कर सकते हो। तो ये बन गया आपका ग्लोबल और कार्टेशियन। अभी नेचुरल में क्या होता है, देखो नेचुरल में यही एलिमेंट है, 1 2 नोड्स है, ये 1 नोड है, ये 2 नोड है, ओके, 2 नोड वैसे ही है। अभी हम क्या करते हैं कि इसका मिडल पॉइंट देखेंगे, ये मिडल पॉइंट है, यहाँ से हम क्या करते हैं, रेफरेंस लाइन कंसिडर करते हैं, इसको हम रेफरेंस लाइन कंसिडर करते हैं, और यहाँ से हम कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ पे हम यहाँ से कैलकुलेट करते थे x का डिस्टेंस, अब यहाँ से हम जीटा कैलकुलेट करेंगे। कैसे, आप इस रेफरेंस लाइन के राइट साइड में जाओगे तो पॉजिटिव जीटा, बैकवर्ड आओगे और लेफ्ट में जाओगे तो नेगेटिव जीटा। जो ये जो बीच का पॉइंट है, फ्रॉम दिस अप टू द नोड 1, ये जो डिस्टेंस रहेगा, ओके, वो हमारा रहेगा -1, और यहां से यहां तक रहेगा वो रहेगा +1। तो ये क्या बन जाएगा, जीटा इज इक्वल टू 1, +1 है, तो ये डिस्टेंस है 1, ये डिस्टेंस है 1, तो ये टोटल एलिमेंट का डिस्टेंस क्या हो गया इन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, नेचुरल कोऑर्डिनेट सिस्टम में 2। सो टोटल यहाँ पे हम L कंसिडर करते थे, यहाँ पे आपको क्या मिलता है, एलिमेंट का डायरेक्ट डिस्टेंस मिल जाता है, दैट इज 2। अगर आप यहाँ से यहाँ तक जाओगे तो क्या बन जाएगा, जीटा +1 बन जाएगा, और ये पीछे आओगे तो ये -1, क्योंकि ये नेगेटिव साइड है तो ये -1 बन जाएगा। तो ये आपका -1 है, और ये -1, ये पॉइंट जीटा इज इक्वल टू -1 है, लेकिन डिस्टेंस क्या है, ये टोटल डिस्टेंस 1 है, ये टोटल डिस्टेंस 1 है। सो बेसिकली फॉर दिस हम एक रेफरेंस कंसिडर करते थे, वहाँ से कैलकुलेशन करते थे। यहाँ पर आप एलिमेंट का सेंटर से एक रेफरेंस लाइन मारोगे, और यहाँ पे पॉजिटिव जीटा, यहाँ पे नेगेटिव जीटा। अब देखो ये पॉइंट है, यहाँ से पी का डिस्टेंस, ये क्या बन जाएगा, आपका जीटा बन जाएगा। जैसे हम रेफरेंस लाइन के पी का डिस्टेंस x लिया था, वहाँ यहाँ पे क्या बन जाएगा, वो डिस्टेंस z बन जाएगा, ठीक है। तो ये z हो गया। अभी 1 का डिस्टेंस, अभी ये जो 2 नोड है उसका डिस्टेंस क्या बन जाएगा, तो 1 बन जाएगा, +1, ओके, ये डिस्टेंस +1 है, और ये डिस्टेंस क्या बन जाएगा, तो -1 बन जाएगा। तो नाउ व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस, ये टोटल डिस्टेंस कितना है, 1 to p, तो ये 1 है, ये भी 1 है, सो ये 1 + z, सो z +1, ओके, ये z एंड ये डिस्टेंस कितना, यहाँ से यहाँ तक 1 है, तो ये 1 बन गया, z +1 बन गया। ओके, सिर्फ इतना ध्यान में रखो, एक रेफरेंस लाइन से हम मेजर करते हैं, यहाँ हम सेंटर लाइन से मेजर करते हैं, यहाँ पॉजिटिव, इस साइड नेगेटिव, बस बाकी कुछ ध्यान में नहीं रखना है। देखो मैप कैसे करता है, मैपिंग रिलेशन बिटवीन ग्लोबल एंड नेचुरल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो इन दोनों के बीच में रिलेशन कैसे, तो देयर इज वन फॉर्मूला, लेंथ ऑफ एलिमेंट इन नेचुरल कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसमें जो उसका लेंथ रहेगा डिवाइड बाय लेंथ इन ग्लोबल सिस्टम। तो लेंथ ऑफ एलिमेंट इन नेचुरल कोऑर्डिनेट सिस्टम NCS, लेंथ ऑफ एलिमेंट इन ग्लोबल कोऑर्डिनेट सिस्टम इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम नोड 1 इन ग्लोबल डिवाइड बाय इन नेचुरल डिवाइड बाय डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम नोड 1 इन ग्लोबल। तो ये पॉइंट P का डिस्टेंस फ्रॉम नेचुरल टू पॉइंट P का डिस्टेंस फ्रॉम ग्लोबल। अभी देखते हैं ये कैसे बनता है। ओके, देयरफॉर लेंथ ऑफ एलिमेंट इन नेचुरल कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो ये टोटल लेंथ पता करनी है, हमें पता है ये 1 होता है, ये 1 होता है, तो टोटल लेंथ क्या हो जाएगी 2 डिवाइड बाय लेंथ ऑफ एलिमेंट इन नेचुरल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो ये पता करना है, मुझे पता है ये x2 है, माइनस x1 बन जाएगा, तो मुझे ये लेंथ मिल जाएगी x2 माइनस x1, तो ये बन गया x2 माइनस x1 इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम नोड 1, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम नोड 1, ये डिस्टेंस कितना है z, ये z है और ये 1 है, तो ये क्या बन जाएगा z प्लस 1 डिवाइड बाय, और क्या है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 3 फ्रॉम नोड 1 इन GCS। तो GCS में क्या है, तो ये x1 है, हमें डायरेक्टली मिल जाएगा कितना x1 मिल जाएगा। ओके, बट हमें क्या चाहिए, P का डिस्टेंस चाहिए फ्रॉम नोड 1, बराबर, ये x1 है, ओके, ये x है, ये x1 है, मुझे ये नोड 1 का ये टोटल डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक मैं क्या करूँगा x माइनस x1 कर दूंगा, x से x1 कर दूंगा, मुझे ये डिस्टेंस मिल जाएगा। सो दिस वन इज x माइनस x1,
ओके, अभी मुझे z का वैल्यू चाहिए, ये इधर मैं मल्टीप्लिकेशन डाल रहा हूँ। ओके, तो z प्लस 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 इंटू ब्रैकेट x माइनस x1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। ठीक है, तो देयरफॉर z इज इक्वल टू 2 इंटू ब्रैकेट x अपॉन x1 x2 अपॉन x2 माइनस x1 माइनस 1, ये प्लस 1 इधर आ जाएगा माइनस 1। सो दिस इज द रिलेशन। ओके, ये रिलेशन है, यहाँ से आपको z का वैल्यू और जो आपके पास अगर नेचुरल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, सॉरी ग्लोबल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, आपको z का p का डिस्टेंस इन नेचुरल कोऑर्डिनेट सिस्टम निकालना है, आप ये फॉर्मूले से निकाल सकते हो। देखो, अब चलो वैलिडेट करते हैं इसको। ओके, इसको वैलिडेट करते हैं एट, अभी चलो मैं कंसिडर कर रहा हूँ ये p पॉइंट में इधर ले लिया, x1 पे ले लिया। ओके, सो एट x इज इक्वल टू x1। ओके, x क्या बन गया, फिर x1 बन गया ना, p पॉइंट इधर ले लिया तो x का वैल्यू क्या बन गया, p का डिस्टेंस होता है x1 बन गया, तो इधर डाल दो। ओके, सो ये x के जगह पर x1 डाल दिया मैंने, तो क्या हो गया, x1 माइनस x1 जीरो, तो ये पूरा जीरो हो गया, तो z का वैल्यू क्या आ गया, -1। तो एक नोड 1 के इधर अगर पॉइंट p है तो z का वैल्यू कितना आता है, -1। चलो देखते हैं एट x इज इक्वल टू x2। अभी देखते हैं, देखिए ये p उठा के मैंने x2 पे ले लिया, तो मेरा जो x है इज इक्वल टू x2 बन जाएगा, x इक्वल टू x2 बन जाएगा, इधर डाल देते हैं। तो x2 माइनस x1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1 है, तो ये कट गया, ये कट गया, रिमेनिंग इज 2 माइनस 1, तो z इज इक्वल टू 1। सो एट नोड 2 z का वैल्यू क्या है, +1। ओके, मतलब हम वैलिडेट भी कर पा रहे हैं, तो ये जो हमारा फॉर्मूला है वो भी बराबर है। सो ओके गाइस, नाउ सी, सो इतना तो आपको समझ आ गया है। अभी हम देखते हैं कि इसमें शेप फंक्शन कैसे फाइंड करते हैं। जैसे ये अभी लिनियर एलिमेंट है, इसके लिए हम शेप फंक्शन कैसे फाइंड करेंगे। लेट गेस कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन, एक फंक्शन हमें देखना है, हमें अज्यूम करना है। ओके, सो लेट x इज इक्वल टू, अभी हमारे पास दो नोड है, मतलब दो अननोन चाहिए, तो मैं a जीटा प्लस बी, अभी हमें जीटा के टर्म में करना है। क्यों जीटा के टर्म में क्यों करना है, क्योंकि अभी हमारे जो कोऑर्डिनेट है वो जीटा के टर्म में है, एक्स के टर्म में नहीं है। नाउ वी आर ट्रांसफॉर्मिंग दिस ग्लोबल इनटू नेचुरल कोऑर्डिनेट सिस्टम। सो एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, ए जीटा प्लस बीटा, ए एंड बी क्या रहेंगे, कॉन्स्टेंट्स रहेंगे। अभी देखते हैं एट जीटा इज इक्वल टू -1, एट जीटा इज इक्वल टू -1, जब जीटा -1 था तब एक्स क्या है, एक्स इज इक्वल टू x1 है, राइट। सो एक्स क्या बन जाएगा, जीटा इज इक्वल टू -1, तो x क्या बन जाएगा, 1 की जगह पर x की वैल्यू क्या है, x1, सो x1 बन जाएगा। एम आई राइट। अभी देखो इधर डालते हैं, तो ये फंक्शन क्या हो गया, x क्या बन गया, x1 इज इक्वल टू जीटा है -1 बन गया, सो आपको आ जाएगा -a प्लस b, ये फर्स्ट फंक्शन हो गया। सिमिलरली एट z इज इक्वल टू 1, x क्या बन जाता है, z इज इक्वल टू 1, x क्या बन जाता है, तो x2 बन जाता है, सो x बन गया x2, राइट। सो अभी डाल दो यहाँ पर, इसमें डाल दो, तो x2 इज इक्वल टू क्या हो गया, जीटा इज इक्वल टू 1 है, सो a प्लस b हो गया। ओके, सो ये दो फंक्शन हमें मिल गया, राइट। अब देखो यूजिंग दिस टू मैं पहले क्या करता हूँ, दोनों का एडिशन करता हूँ और बाद में दोनों का सब्सट्रैक्शन करूँगा। अगर मैं दोनों का एडिशन करता हूँ, एडिंग 1 and 2, तो क्या मिल जाएगा, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू माइनस ए प्लस ए चला जाएगा, 2b हो जाएगा। सो फ्रॉम दिस b इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2। नाउ सब्ट्रैक्टिंग you can say 1 from 2। ओके, तो मैं 2 से 1 माइनस कर रहा हूँ, तो x2 माइनस x1 आएगा, x2 माइनस x1 इज इक्वल टू a माइनस माइनस ए प्लस ए बन जाएगा, मतलब 2a बन जाएगा, b माइनस b 0 हो जाएगा। सो a क्या मिल गया आपको, x2 माइनस x1 डिवाइड बाय 2। अभी ये जो थर्ड फंक्शन है एंड ये फोर्थ है, ये हमें क्या करना है, मैं इसको i दे के रखता हूँ। ओके, i में रख देते हैं। सो पुटिंग वैल्यूज ऑफ 3 and 4, और यू कैन से a and b इन i, राइट। सो क्या हो जाएगा, देखो ये है हमारा फंक्शन। सो x इज इक्वल टू a क्या है, x2 माइनस x1 डिवाइड बाय 2 इंटू क्या है, इंटू आ जाएगा आपको जीटा
प्लस बी क्या है x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2। एम आई राइट? तो ये आपका फंक्शन हो गया। अब मैं इसको थोड़ा सा सेपरेट करता हूँ, ये बन जाएगा x2 बाय 2 जीटा माइनस x1 बाय जीटा सॉरी x1 बाय 2 अपॉन जीटा, x1 बाय 2 आएगा इंटू जीटा प्लस x1 बाय 2 प्लस x2 बाय 2 राइट। अभी मैं x1 एंड x1 को क्लब करता हूँ, इन दोनों को क्लब करता हूँ, तो देखो क्या होगा x1 है तो ये x1 बाय 2 माइनस x1 बाय 2 जीटा हो गया, ये x1 मैंने इधर ले लिया माइनस x1 2 प्लस ये मैं पहले ले रहा हूँ x2 बाय 2 प्लस x2 बाय 2 जीटा। ठीक है, यहाँ से मेरा कॉमन क्या आएगा, देखो यहाँ से मेरा x1 बाय 2 कॉमन आ सकता है राइट। सो मैं सिर्फ x1 कॉमन निकाल रहा हूँ, बाकी मैं वैसे ही रख रहा हूँ। तो मेरा आएगा क्या, तो ये आएगा समथिंग लाइक दिस डिवाइड बाय 2 1 माइनस जीटा ओके x1 प्लस ये भी डिवाइड बाय 2 है। देखो ये टर्म में से मुझे x2 कॉमन निकालना है, तो मैंने x2 कॉमन निकाल दिया x2 ओके। सो बचा क्या है, तो यहाँ से 2 तो को मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ x2 गया, रिमेनिंग इज 1 प्लस ये x2 गया तो रिमेनिंग इज जीटा। तो यहाँ पर क्या हो गया 1 माइनस जीटा बाय 2 ओके। सो x इज इक्वल टू 1 माइनस जीटा बाय 2 x1 प्लस 1 प्लस जीटा बाय 2 x1। बट यू नो दैट, बट हमें पता है, हमने देखा है, हम जब शेप फंक्शन देखे हैं, यू रिमेंबर दिस u इज इक्वल टू n1 u1 प्लस n2 u2 प्लस n3 u3। तो यहाँ पर क्या है, u के जगह पर हमारा क्या है x n1 x1 plus n2 x2। So we can say but x is equal to n1 x1 plus n2 x2। So हमारा जो शेप फंक्शन का वैल्यू आपको क्या मिला, शेप फंक्शन का वैल्यू क्या मिला। So now n1 is equal to 1 minus zeta by 2 and n2 is equal to, देखो यहाँ पर है 1 minus zeta and ये 1 plus zeta by। तो ये रेगुलर मेथड है और हमेशा का ये मेथड है जो रेगुलर मेथड हम यूज़ करते हैं। तो दिस इज रेगुलर मेथड टू फाइंड द शेप फंक्शन ऑफ इन नेचुरल कोऑर्डिनेट सिस्टम। बट हमने नेचुरल कोऑर्डिनेट सिस्टम क्यों कंसिडर किया है, बिकॉज जब हायर ऑर्डर आता है, जैसे क्यूबिक और क्वाड्रेटिक एलिमेंट हो जाते हैं, तब जो नेचुरल और जो ग्लोबल और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो बहुत डिफिकल्ट बन जाती है, इसलिए हमने नेचुरल कोऑर्डिनेट सिस्टम दिया है। लेकिन ये रेगुलर मेथड है, वो हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते। एक रेगुलर मेथड है, बाद में पायलट फंक्शन वाला मेथड है, बाद में लैग्रांजियन मेथड है, एंड वन मोर मेथड देयर सेरेंडिपिटी कॉन्सेप्ट। तो हम नेक्स्ट वीडियो में सेरेंडिपिटी कॉन्सेप्ट चालू करेंगे, सेरेंडिपिटी कॉन्सेप्ट फॉर फाइंडिंग द शेप फंक्शन। इजी मेथड है, बहुत अच्छा मेथड है और उसके ऊपर एक क्वेश्चन आता ही है। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप आपके दोस्तों के साथ शेयर करो, लाइक करो एंड सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।